एक एक करके बोलो। आप लोग इतना हंगामा क्यों उठाते हो? आप बैठो बैठो बैठो, एक एक करके नहीं, एक एक देखो, एक एक करके। अब भाई ऐसे हल्ला मचा दो क्या? मैडम आप ही लाओ। एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, आप आराम से, एक मिनट। हाँ जी मैडम जी। सर मैं इतना ही आपसे कहना चाहती, इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मैं 2007 में अपॉइंटमेंट हुई हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट 2007 की है। तो 2007 के बाद 8 में अनरेस्ट हुआ, 10 में अनरेस्ट हुआ, 16 में अनरेस्ट हुआ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम यहाँ पे निकाल के हम फिर चले गए। हमने आज तक ये बात नहीं की कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमारे जान पे बनाई है। जान रहेगी तो नौकरी है, जान नहीं रहेगी तो हमारे घर वाले नौकरी का करेंगे क्या, हमारे बच्चे क्या करेंगे हमारी नौकरी का। तो इसलिए इस सिचुएशन में हमें नहीं लगता हम वहां जाएंगे और जाके फिर सरवाइव करेंगे। कितने साल हो गए आपको वहां? सर 15 इयर्स से मैं वहां सर्व कर रही हूँ, 2007 तो से। अकोमोडेशन है? कोई अकोमोडेशन नहीं है, मैं रेंट पे रह रही हूँ फ्रॉम 2007 से। मैं अभी तक टिल डेट, क्योंकि मैं नॉन पीएम पैकेज से हूँ, मैं जनरल SSRB के थ्रू वहां अपॉइंट हुई हूँ। तो तब से मैं आज तक टिल डेट, आज भी मेरा वहां पे रेंटेड अकोमोडेशन है, मैं उसका किराया दे रही हूँ। तो कोई सोल्यूशन आज तक नहीं हुआ। तो बिना किसी अकोमोडेशन के, सिक्योर्ड अकोमोडेशन के, सर आप ही बताइए मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? मुझे लगता है मैं जाऊंगी 2 पाँव पे और आऊंगी 4 कंधों पे। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसी बात मत करिए। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर मेरी 2 बेटियां हैं, वो क्या करेंगी मेरे बाद? 2 बेटियां हैं मेरी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप थोड़ी सी पंडित जी, सबकी आवाज है, आराम। देखिए हम आपकी बात सुन रहे हैं। चलो इधर आप। पंडित जी आप क्या बोलते हैं? नहीं देखिए सर, हम 12 साल से वहां पे काम कर रहे थे, 12 साल से हमने कभी ऐसी शिकायत नहीं की। आज हम वहां पे गन से मर रहे और सैलरी बंद होने के बाद हमें पेन से भी मारा जा रहा है। सर हम यहाँ दफ्तर में दम तोड़ के मर जाएंगे, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे। हमने आपको बता रहे सर, त्योहार पे भी हमने तनख्वाही नहीं मांगी, लेकिन बाकी हर जगह तनख्वाही मिलती थी। हमारे घर वाले आज इतनी मुश्किलात झेल रहे हैं, उन्हें पूरी उम्मीदें हैं कि हमारे समस्या का निवारण होगा सर जी। लेकिन उसके बाद आज हम देखिए कि 4 महीनों से तनख्वाह बंद है, बच्चों की स्कूलों की फीस तक नहीं है। सर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, वहां पे हमें कोई सेफ्टी नजर अभी नहीं आ रही। आज के दिन में कहीं पे भी जाते वहां गोली लगने का खतरा होता है सर हमें ना। आप बोलते हो उनके लोकल घरों में उन्होंने भी बोला है आप यहाँ पे मत रहो। वो कहते हैं कि यार यहाँ पे हमें डर लग रहा है। लोकल पुलिस आके पूछती है, जैसे ही वहां पहुंचते लोकल पुलिस आके बोलती है कि तुम लोग, आपके पास अकोमोडेशन नहीं है क्या? सर अकोमोडेशन तो भूल जाइए। मेरे को लगता है वहां पहुंच के ही डर लगने चालू हो जाता है। ये हालत बना के रखी है उन्होंने हमारे लिए। वहां राहुल भट्ट की भी थी सर। हम डर रहे हैं बहुत ज्यादा। हम चाहते हैं सर हमारा निवारण कीजिए सर। आप हमें वहां गन से भी मार रहे हैं, पेन से भी मारेंगे। ये तो पेन से इन्हें मारने की जरूरत नहीं है सर। आप ऐसे करिए ना, जेसीबी लाइए एक ही बार। आप एक ही बार जेसीबी लाइए। देखिए सर, हम आपको ये चीज कहना चाहते हैं, ये कोई PNMD की लड़ाई नहीं है, कोई CSR की लड़ाई नहीं है। ये जान का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है और इसकी कोई कीमत नहीं है। हमें एक चीज बताइए, 12 साल में हम आपके पास कब आए? 12 साल में हम किसके पास गए अभी तक? 12 साल में हमने कोई शिकायत नहीं की। ये हम जानते हैं, या हमारा परमेश्वर जानता है कि हमने कितनी सख्ती सही है वहां पर। मगर आज हालात ऐसे हैं, क्योंकि मेरे को एक चीज बताइए, आपकी कितनी एम्ब्रेसमेंट होती है पूरे बीजेपी की और पूरे हिंदुस्तान की? जब वहां पर कोई हिंदू मारा जाता है तो कितनी एम्ब्रेसमेंट होती है? हम अब यही कहते हैं कि आप हमारी सुध ले लीजिए। अगर आपसे भी नहीं कुछ होता है, फिर आप ऐसा करिए, आप जेसीबी लाइए। हम लोग सारे आज यहां पर आए हैं, आप जेसीबी लाइए, हमें कुचल डालिए। हमें ऐसे नहीं मरना है, हमें ऐसे नहीं मरना है, ऐसे नहीं मरना, हमें ऐसा नहीं मरेंगे, हम ऐसे नहीं मरेंगे। आ जाओ। मेरी बात सुनो भैया, आराम से एक एक करके आप बात करो। हम देखिए, मेरी बात सुनिए। हम आपकी बात सुनने के लिए हैं। हमेशा आपकी बात की है। मैंने तो हमेशा एक बात बताओ, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हो या हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरीज के भाई बहन हो, मैंने हमेशा आपकी बात की है कि नहीं की है? मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं की। मैंने आपकी बुलंद आवाज बन के मैंने बात की। मेरा फर्ज है। हाँ पंडित सर, मेरा नाम संजय कुमार पंडित है। मेरी अपॉइंटमेंट 2007 में हुई है और मैं चाहता हूं कि वहां पर कश्मीर में टारगेट किलिंग बंद हो जाए। हम
जम्मू में नहीं रहना चाहते हैं। आई एम ए कश्मीरी, मैं कश्मीर किसी भी सूरत में जाना चाहता हूं, बट विद ऑनर, विद सिक्योरिटी, विद फुल सिक्योरिटी। मैं रविंद्र रैना साहब से गुजारिश करता हूं कि हमें सिक्योर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए वहां पर। हमें ये जो टारगेट किलिंग इस वक्त हो रही है ये बंद किया जाए। हम जम्मू में रहना नहीं चाहते हैं। देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉइज। हम जम्मू में नहीं रहना चाहते हैं, हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर में जाएंगे, मगर सब्जेक्ट टू सिक्योर अकोमोडेशन, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ लाइफ। देखो मैं इनकी बात नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सही लाइफ। बात बोली है। मैं एक एम्प्लॉय हूं, एम्प्लॉय के साथ साथ मैं एक कश्मीरी पंडित भी हूं। कश्मीर मेरी जन्मभूमि है, मैं कश्मीर जाना चाहूंगा, मगर विद ऑनर, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ लाइफ। हमें सिक्योर अकोमोडेशन वहां पर प्रोवाइड किया जाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं बीजेपी से, बाकी पार्टियों से भी, कि हमारी जो ये परेशानी वो अंडरस्टैंड करें और हमारी जो ये मसाइल है वो हल किया जाए। मसला हमारा यही है, जब तक कि हमारी वहां पर अकोमोडेशन, सिक्योर अकोमोडेशन। सैलरी का क्या है पंडित जी? सैलरी, हमारी सैलरी अभी तक बंद है। पहले 1-2 महीने हमारी सैलरी रिलीज हुई थी, मगर पिछले 2 महीने से हमारी सैलरी टोटली बंद हो गई। हम रिक्वेस्ट करते हैं रविंद्र रैना जी से कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, क्योंकि हम बहुत गरीब एम्प्लॉय है, हमारे पेरेंट्स बीमार है, हमारे पेरेंट्स बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, हमारे पास दूसरा जरिया आमदनी का नहीं है। हमारी सैलरी जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए। और हम मैं लास्ट में भी कहना चाहता हूं, हम कश्मीरी है, हम कश्मीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम कश्मीर जाएंगे, सब्जेक्ट टू सिक्योर अकोमोडेशन, सब्जेक्ट टू नॉर्मलसी, विद रेस्पेक्टेबल रिटर्न। थैंक यू। देखिए आपकी बात, आपने बात की है ना सारी। यस सर। मैं मानता हूं आपने जो बातें की है वो ठीक। यस सर। मैं उससे, आपकी इन सारी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात आप विश्वास रखिए कि रविंद्र रैना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ है, क्योंकि आपके कंसर्न्स, आपके जो इश्यूज हैं वो जेन्युइन है। मैं मानता हूं इतने सालों से तो आखिर आपने कश्मीर में तो नौकरी की ना। यस सर। इतने सालों से तो की सर, हम लास्ट 16 ईयर्स से, लेकिन मैं आपके साथ सहमत हूं। मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा, फैसला तो गवर्नर साहब ने लेना है। मैं तो गवर्नर साहब को बोलूंगा ना, मैं तो उनको बोल सकता हूं। अभी मेरी कलम में वो ताकत नहीं है कि मैंने फैसला करना है। यस सर। लेकिन मैं बोल सकता हूं जो मैं बार बार बोल रहा हूं। आप यकीन रखिए बीजेपी आपके साथ खड़ी है पूरे तरीके से। हमारे मेरे खून का कतरा कतरा आपके लिए हमेशा हाजिर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मैडम जी, मच। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्कार सर, मेरी सर आपसे कि सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैं ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की एम्प्लॉई हूँ। 2009 से वहाँ हम अपॉइंटी हैं, इवन तक कि 7 से हमारी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुई है। वहाँ से 15-16 साल सर हम वहाँ पे दे चुके हैं। अब बात यहाँ पे एक चीज, बात शोर नहीं थी बीच में पंडित जी महाराज। अब बात सर एक ही चीज की आती है कि सही बात है, अगर हमने 15 साल वहाँ पे दिए तो क्या आज हम 2 साल और नहीं दे सकते थे? आज भी हम वेट कर सकते थे। अगर वहां पे सिचुएशन नॉर्मल होती हम वेट कर सकते थे। एलजी सर को अपना मेमोरेंडम दिया, हम वो जाके वेट कर सकते, हमें ड्यूटीज रिज्यूम करते और वहां पे देखते कि एलजी सर कब हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन आज वहां पे हालात ऐसे हैं, रजनी वाला का नाम जो है वो कोई जोक नहीं है, वो सच्चाई है। उसको स्कूल में मारा, उसने अपनी बच्ची को स्कूल भेजा था और बच्ची अभी स्कूल भी नहीं पहुंची थी तो पता चल गया उसकी माँ को गोलियां लगी हैं। आप सोचिए कि उस बच्चे के दिमाग में कैसे हालात होंगे कि जब अपनी माँ की लाश को लेके वहां से 6 घंटे का सफर करते हुए आई है। हम अपने बच्चों को भविष्य नहीं दे सकते हैं सर, ये हम क्लियरली आपको बोलते हैं। आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात करते हैं, मैं एक ही चीज पूछती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, रजनी मैम ने भी सुबह 10 बजे जाके अंगूठा लगा दिया था, क्या वो 3 बजे तक जिंदा वापिस बची? एक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक लाइन लिख देना बीच में कि आपकी जिम्मेवारी हम लेते हैं कि आप जब घर से निकलोगे तो आप अंगूठा लगा दें ताकि बच जाओगे। अगर आप सुबह अटेंडेंस करते हो तो आप शाम तक की अटेंडेंस के लिए जिंदा बच जाओगे। लिख देना एक लाइन सर,
मैं कहती हूँ कि कोई नहीं जाएगा, मैं बोलती हूँ मैं जाऊंगी, मेरा अपना स्कूल का मैं कहूंगी, मैं वहां पे बायोमेट्रिक लगाऊंगी। लिख दे एक लाइन ना, एलजी साहब लिख के दें, जिम्मेवारी पूरी उठाएं। क्या आप हमारे बच्चों की जिम्मेवारी उठाते हैं? हमारी बच्चियां छोटी छोटी, मैं किसके सहारे हम छोड़ के जाएंगे? रही सैलरी की बात, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आप हमारी सैलरी का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना, उसमें हमें चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। आज क्या ह्यूमैनिटी इतनी गिर चुकी है कि हमारे बच्चों के राइट को भी खाया जाएगा। 5 महीने से एक फीमेल जब अपने बच्चों के साथ धरने पे बैठी हुई है, 5 महीने के बाद उसको अपने बच्चे को बताती है कि नहीं बेटा अभी चीज की जिद नहीं करना क्योंकि सैलरी बंद हो गई है। किसने बंद की है? हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद की है। 5 महीने से जो बच्चा स्कूल नहीं गया, आज उसको ये नौबत आ गई है कि आज उसको खाना भी नहीं देना है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर बता देती हूँ सर, अगर हमें लगता कि हमारे वहां जाने से हमारी नौकरी बचती, हमारी जान बचती या हमारी सैलरी बचती तो हम जरूर जाते। अगर मैं फीमेल की बात करूंगी तो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिग्निफाइड काम है मेरी नौकरी। धरने पे बैठना मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेरी मजबूरी बन चुकी है कि मैं आज अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए मुझे धरने पे बैठना पड़ रहा है। लेकिन हमें पता है हमारे वहां जाने से ना हमारी नौकरी बचनी है, ना हमारी जान बचनी है, ना हमारी सैलरी बचनी है, कुछ भी नहीं बचना है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो सही सलामत बैठे हुए। लेकिन हमारी एक ही गुहार है कि अगर हमने 15 साल वहां काटे, हम लोग जम्मू के रहने वाले डोगरे लोग हैं, कितनी देर अपनी जगह को छोड़ के बैठेंगे? जैसे अभी हमारे कश्मीरी भाई ने कहा कि कश्मीर उनकी मातृभूमि, वो कैसे छोड़ेंगे? वैसे हमें भी तकलीफ होती है कि हम अपना जम्मू, अपना डोगरा कल्चर कैसे छोड़ दें? 15 साल हमने दे दिए, 30 साल की सर्विस में 15 साल दे दी, क्या अब हमारा राइट नहीं बनता कि हम 15 साल के बाद एक इज्जत के साथ एक ट्रांसफर पॉलिसी के थ्रू हम अपने घर वापस आए? एक ही क्वेश्चन है कि अगर आप बायोमेट्रिक की बात करते हैं, अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, जब हम वहां पे थे, जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई, जब सुपिंदर कौर की किलिंग हुई, तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो पुलिस हमें बोलते थे कि आपके आने जाने के टाइम में डिफरेंस होना चाहिए। बायोमेट्रिक से तो आपने फिक्स कर दिया बिल्कुल। अगर हमारे पास एकोमोडेशन भी नहीं वहां रहने के लिए, आप बताइए ना, आज के टाइम में अपना रिश्तेदार नहीं कोई रखता है, वो लोग हमें कहाँ रखे? आप मुझे बताइए, मैं एक फीमेल हूं, इतने एम्प्लॉइज हैं हम लोग, किसके घर जाके रहे हम? और सबसे बड़ा जो कंसर्न इस टाइम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकालता है बायोमेट्रिक करोगे तो सैलरी मिलेगी, एसएचओ फोन करके बोलता है कि यहाँ पे आओगे, कंसर्न डीएसपी फोन करके आता है कि इनपुट्स अच्छे नहीं है, आप लोग अलर्ट रहिए, मत आइए। आप बताइए हमारे लिए क्या है? आगे कुआं पीछे खाई। हम एक ही गुहार लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज अगर आप हमारे प्रोटेस्ट में आए, आपने हमारे लिए कमेटी बनाई, बहुत अच्छा स्टेप लिया, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, ऑफिशियल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, हमने उसका वेलकम किया और आज भी वेलकम करते हैं, क्योंकि आपने जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई तो हमारे अंदर एक विश्वास जागा, हमारी भी एक कहते हैं डिग्निटी मेंटेन हुई उस चीज से। कश्मीर में भी एक मैसेज आएगा कि इन लोगों के पीछे कोई खड़ा है। आज हम यही चाहते हैं कि अगर आप वाकई में चाहते हो कि कश्मीर वैली में आना जाना लगा रहे, तो हमें बैक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा मजाक मत बनने दीजिए। तो मैडम देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूं और आपके जितने भी कंसर्न हैं, मैंने पहले भी इनके ऊपर बातचीत जो है वो की है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या शॉर्ट में? हाँ जी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, हम आपका पहले धन्यवाद करते हैं कि आपने जो कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी ने काम शुरू भी किया, लेकिन उसके बाद अभी तक हम जो ब्रेक थ्रू कमेटी को करनी थी, मुझे नहीं लगता है कि अभी वो ब्रेक थ्रू ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो ब्रेक थ्रू है। देखो, हम भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहते हैं जान है तो जहां है, आप भी वही बात करते हैं जान है तो जहां है। तो यहां जान की पड़ी है, जब तक हमारी जानों की सिक्योरिटी नहीं होगी, कश्मीर कोई जाने वाले नहीं है, हम आपके सामने बोल रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जान है। आप मुझे बताइए कि 12 साल जिसे अब यहाँ सब एम्प्लॉयज का हमने वहां बात की, वहां हमने जॉब किया, हमारे साथ जो चीजें हुई हैं, हम पीड़ित हैं, हमारा दर्द वो दिल में है। हमें 12 साल किसी ने हमारे दिल की दर्द को वहां नहीं पहचाना। आखिर बात हुई क्या है वहां, मैं आपको ये आपके सामने में ये लाना चाहता हूं। 12 साल हमसे 2-3 चीजें पूछी गई है, आपकी अकोमोडेशन, आपका पानी है, बिजली है और कुछ है, लेकिन जो दिल की दर्द है उस दर्द को नहीं पहचाना। कश्मीरी पंडित 20 साल के बाद रिहेबिलिटेशन के अंडर हमको वहां पे पहुंचाया गया, जिसका बड़ा नाम रिहेबिलिटेशन। यहां मैं पहले बात करता हूं, ये कौन सी रिहेबिलिटेशन है? जहां आपने मां को बच्चे से अलग किया, ये सेपरेशन है। जहां आपने बाप को बेटे से अलग किया, ये सेपरेशन है। जहां आपने कपल्स में स्प्लिट किया है, ये सेपरेशन, ये कहां की रिहेबिलिटेशन है? मुझे नहीं लगता ये जो नैरेटिव था गवर्नमेंट का, ये डिफीट हो रहा है जब वो बात करते हैं कि रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। हम इस चीज को रिहेबिलिटेशन नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने फैमिलीज में स्प्लिट किया, आपने कौन सी रिहेबिलिटेशन की है? और इसके साथ साथ मैं आपको हमने 12 साल जो भी जिया है,
लेकिन कोई भी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से है या और भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, वो हमारे तक नहीं आए और हमके दिल के दर्द को पहचाना। क्या आप बताएं, आप 20 साल के बाद कश्मीर आए, क्या आपकी सोशल एक्सेप्टेंस यहाँ है? क्या आपके सोशली जो एडजस्टमेंट है वो कश्मीर में हो गई है? क्या आपके प्रति जो बिहेवियर है वो उसमें कोई चेंज है? ये चीजें नहीं हमें पूछी गई है। दिल का दर्द जो है वो हमारे दिल में, हमारे दिल जो है वो ब्लीड हुए, लेकिन हमने इन चीज को सहा है। लेकिन जब 7 अक्टूबर 2021 की जो पहली किलिंग हुई है, टारगेट किलिंग, हमने उस बात भी संयम से रखा है अपने आप को। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, सरकार शायद ये किलिंग हुई है, इसका जो है अब आगे अंकुश लगेगा। लेकिन जब राहुल जी की किलिंग हो रही है और उसके बाद जो किलिंग हो रही है, इस किलिंग का सिलसिला जो है वो रुकता नहीं है। मुझे लगता है अभी 20-22 जो हिंदूज की जाने जो है वो चली गई है। जब 20-22 हिंदूज, आप इसका अगर हम रेशो निकालेंगे तो वो बहुत बड़ा रेशो है। शायद हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जून 2020 से लेकर नवंबर या अक्टूबर 2022 तक कम से कम 20-22 जो हिंदुओं की वहां से जाने चले गए, इसका भी सरकार को जो है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मुझे यहां यह कहना है, आज भारत सरकार के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसे क्या कंपल्शन हैं कि वो एम्प्लॉय की जान जो है वो खतरे में डाल रही है। एम्प्लॉय को देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है एम्प्लॉय को सिक्योर करना है। और जब पीएम पैकेज गया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय था। देखो जी, ये ऑलरेडी खतरे में पहले थे, ये उसी की वजह से वहां भाग कर आए, कश्मीर से इनको निकाला गया है। अब इनके ऊपर जो है सिक्योरिटी का जो मॉड्यूल था वो होना चाहिए। सिक्योरिटी मॉड्यूल का बना ही नहीं। 2 एम्प्लॉयज की जान चलेगी, 5 एम्प्लॉयज की जान चलेगी। अगर हम यहाँ जो रंजन बालाजी का भी है, बाकी 5 एम्प्लॉयज की वर्किंग प्लेस पर जान चली गई। मुझे बताए, कल तक मैं जिस भी डिपार्टमेंट में काम करता था, मैं जाता था, मैं सुबह जाता था, आराम से काम करता था, या करता था नहीं लेकिन करता था काम। आज मुझे क्या खिड़की पर नजर रखना है, मुझे दीवार पर नजर रखना है, मुझे प्रीमाइसेस पर नजर रखना है। अगर कोई भी भाई हलचल हो रही है, मुझे गोली से मारने की जरूरत नहीं, मैं हार्ट अटैक से अंदर जो एम्प्लॉय है वो अंदर ही मरेगा। ये इस चीज का भी ध्यान दे। जो वातावरण पहले था, अब वो वातावरण हमारे लिए नहीं। हमें आपसे अपेक्षा है कि जो आने वाले समय है उस पर आप काम करेंगे, और जो एम्प्लॉयज हैं इनको अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई जो है जो रिलीफ मिलेगा। जो बातें की, आपकी इन बातों का मुझे पहले ही है, सारा नोटिस में है सारी बातें। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, हम ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से आपके पास आए हैं, और आप हमारे बीच में भी आए थे। हम 2007 में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत वहाँ गए थे। हमारे पास कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है। हम फारफरंग एरिया में वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। 80% मुलाजिम हमारे फारफरंग एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं। और एलजी साहब ने हमारी बात को माना भी कि आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, आपके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। ये और सेम टाइम पे सैलरी भी बंद कर देते हैं, एसक्वांडी के आर्डर निकाले जाते हैं। वहाँ के डीडीओ जो हैं वो हमें पेन की मार देना चाहते हैं। हम आपके आगे ये गुहार लगाना चाहते हैं कि अभी कल ही नॉर्थ कमांड एरिया ने, आर्मी नॉर्थ कमांड ने कहा कि वहाँ 300 मिलिटेंट एक्टिव हैं, उसके बावजूद भी आप वहाँ हमें एनफोर्स करते हो, वहाँ बेचते हो। हमारे मुलाजिम वर्किंग प्लेस में मारे जाते हैं। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके हमारी जो सैलरीज हैं, पहले हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जान है तो जहान है, तो जान को खाने के लिए भी कुछ चाहिए। जान को खाने के लिए भी कुछ चाहिए। हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है, ना हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्स हैं। मेहरबानी करके हमारी सैलरी निकाली जाए, और जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनती है ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई एसोसिएशन की, तो हमारी ये कोई भी अस्टैंडिंग लेटर नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि आपने खुद अश्योर किया है, गवर्नर साहब ने खुद अश्योर किया है, ना ही हमारे पास वहाँ कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन है। मेहरबानी करके हमारी बात को माना जाए। थैंक यू। मामले विषय पंडित जी, 1 सेकंड सर। हाँ, इधर ये सर, अगर ये मसला इतना बढ़ भी नहीं गया होता, हाँ। जो ही किलिंग हो गई हुई थी, जून में एक नोडल अफसर नियुक्त किया गया था, अक्षय लाबरू जी, हाँ, जो कि IAS कैडर के ऑफिसर है, और LGO ऑफिस में तैनात किए गए स्पेशली टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ द पीएम पैकेज एम्प्लॉयज। लेकिन मुझे बताइए किन कारणवश उन्होंने वो अपना जो कम्युनिकेशन था वो बंद किया? ये छोटी छोटी चीजें तो वो एड्रेस कर सकते थे ना। अक्षय लाबरू जी आपको मिले कि नहीं? नहीं मिले सर। ना उनके पास, ना वो व्हाट्सएप उठाते हैं, ना वो फोन उठाते हैं, ना वो ईमेल उठाते हैं। आज तक हमारे एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय 100 ईमेल कर चुका है, 100 ईमेल, 100 व्हाट्सएप कर चुके हैं, 100 बार कॉल करते हैं, तब भी नहीं उठाते हैं। तो ये जो छोटे इश्यूज थे रिगार्डिंग किसी की ट्रांसफर कर रहे हैं कुपवारा से अभी बारामूला कर रहे कुपवारा में, अरे भाई मेरे, ये उन चीजों को अगर उन्होंने एड्रेस किया होता तो फिर सिक्योरिटी का ही मसला रह गया होता। लेकिन आज की डेट में सिक्योरिटी के साथ साथ इतने ज्यादा इश्यूज बन चुके हैं इस पीएम पैकेज के साथ, आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितने इश्यूज बनाए। उन्होंने टाइमली इन चीजों को एड्रेस नहीं किया। जो उसको जिम्मेवारी दी गई थी उन्होंने ये जिम्मेवारी क्यों नहीं पूरी की? आप देखिए, हमारे चांद जी भट्ट ने उसको 5 बार कॉल किया। ये हमारे लिए शर्म की बात है अगर वो
चांद जी भट्ट जो हमारे जिसके पास हम जा सकते हैं, और किसके पास हम जा सकते हैं, या हम अपने अजय भारती जी के पास जा सकते हैं, हीरालाल भट्ट, जब वो इनका फोन नहीं उठाते तो हमारा कहां से उठाएंगे सर? चलिए, तो आपकी ये सारी बातें मेरे नोटिस में आ गई। हाल नहीं होने वाला है, अकोमोडेशन वो लाख नहीं, सुनिए, पिछले 12 सालों से जमीन नहीं आइडेंटिफाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है? चलिए पंडित जी सुनिए अगर एलजी साहब ने हमें बोला था कि भैया ये वार्तालाप चालू रहेगा, मेरे को एक चीज बताइए कि एक की वार्तालाप के बाद ऐसा क्या हुआ? तब तक तो हम लोगों ने कोई मैं तब तक तो उनके कोई खिलाफ भी कोई ट्वीट नहीं किया था। आप बताइए कि ऐसा क्या हालत है? यानी इनकी मंशा कहीं ठीक नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बात को मानिए, बस इतना ही हमारा एक मकसद है। देखिए पंडित जी, जितने भी ये सारे मामले, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज में लगे हैं या नॉन पीएम पैकेज में लगे जो कश्मीरी पंडित समाज से हमारे भाई बहन हैं, या फिर जो जम्मू से ऑल रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज जो कश्मीर के अंदर जिनकी नौकरी लगी वहां और कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में आप काम कर रहे हैं, आपके जितने मसले हैं मैं आपके इन परेशानियों से वाकिफ हूं। इसलिए मैं चाहे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का धरना था मैं उसमें पहुंच गया, या ऑल रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज भाई बहनों का पनामा चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वहां पार्क में जो धरना चल रहा है मैं वहां पहुंचा। हमें इस बात की तकलीफ है, हमें इस बात का दुख है कि ऐसे हालात बने कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं कि पिछले 15 साल से आखिर आपने मुश्किल तरीन हालात में वहां कश्मीर में काम किया। और कश्मीर में चाहे आप किसी स्कूल में काम करते हैं या आप कहीं वहां किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी आंगनवाड़ी के सेंटर में काम करते हैं, वहां जो आपके साथी हैं, जो वहां के हमारे मुसलमान भाई बहन जो आपके कुलीग्स हैं, टीचर्स हैं, या जिनके घरों में आप रुकते हो, ज्यादातर वही हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। उन्होंने आपको सपोर्ट किया, शेल्टर दिया, आपकी मदद की होगी। कोई बीमार हो गया होगा तो वहीं के लोकल किसी साथी ने आपको उठा के हॉस्पिटल लेके गए होंगे, उन्होंने आपका ख्याल रखा होगा। आपके स्कूलों में जो कश्मीर के हमारे जो मुसलमान भाई बहन वहां टीचर्स हैं, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने भी आपका ख्याल रखा होगा। मिलजुल के रहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि दुश्मन की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। उनको चुन चुन के टारगेटेड किलिंग्स करते हैं। आज आप लोग कश्मीर से अगर जम्मू में बैठे हो तो वो कभी यूपी के कभी बिहार के मजदूर को निशाना बनाते हैं ना। 4 दिन पहले अनंतनाग में क्या हुआ? 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। हम इस बात से सहमत हैं कि आप लोगों के लिए एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए। हमारे पंडिता जी ने कहा कश्मीर हमारी जन्मभूमि है, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन वहां के लोगों से मिलता है और हम कश्मीर में जाना चाहते हैं। कौन अपने घर नहीं जाना चाहता? सब अपने घर में जाना चाहते हैं। एक चिड़िया भी अपना घोंसले से कभी बाहर आती है तो उसको भी तकलीफ होती है। ये तो एक पूरा समाज वहां से एक हालात के तहत वहां से उजड़ गया। और रही बात हमारे जम्मू के जो रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज वहां गए हैं, तब तक कोई परेशानी नहीं थी, जब तक हालात ठीक थे। जब टारगेटेड किलिंग्स का एक मामला बना, जब उन्होंने सेलेक्टिव टारगेटिंग करना शुरू की, और आपने देखा कि जब वहां हमारे वो जो दवाई की दुकान थी जिनकी बिंद्रू साहब को उन्होंने निशाना बनाया तो कश्मीर के वहां के ही लोग आगे उन्होंने जबरदस्त मजम्मत की। उन्होंने कहा ये दहशतगर्दी का खेल बुरा है। कश्मीर के मुसलमानों को भी मारा गया है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर के मुसलमान
जो है वो दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुए हैं। बड़े पैमाने पर उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों की लाशें उठाई हैं, ये बात भी हम मानते हैं। वो भी सताए हुए हैं, वो भी परेशान हैं। लेकिन ये जो कश्मीरी पंडित हैं या ये रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ये तो उनके टारगेट पर हैं। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से बात की है और बीजेपी ने जो कमेटी का गठन किया, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल साहब, अजय भारती जी XMLC, श्री हीरालाल भट्ट साहब और श्री चांद जी भट्ट, ये 5 मेंबर्स की कमेटी आपने देखो, आपसे भी मिली, आपसे भी मिली, कश्मीर में भी गए, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, गवर्नर साहब से भी कल ही मिलके आए हैं। हमारी कोशिश है कि आपका मसला हल होना चाहिए। जहां तक मामला सैलरी का है, यकीनन आपकी सैलरी का मसला भी हल होना चाहिए। कल ही डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने और उनके साथी कमेटी के मेंबर्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब, जो कि आम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं, वो आप सबकी परेशानियां यकीनन समझेंगे और इस पर कोई फैसला जरूर ले लेंगे। चाहे सैलरी रिलीज करने की बात हो या फिर आपकी ट्रांसफर पॉलिसी का कोई ना कोई समाधान हल निकालना पड़ेगा। मैं आपने जितनी बातें की, सबसे बड़ी बात है वहां रहने की। जिन घरों में आप रहते थे वो घर वाले ही परेशान हो गए कि भाई कहीं आपके कारण उनको डर हो गया कि उनको ना निशाना बनाया जाए। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, जनाब हमको तो जो कमरा दिया था उसका ताला काट के सामान बाहर कर दिया गया, हम जाएं कहां। सिक्योर अकोमोडेशन, रहने की जगह और सिक्योर एनवायरनमेंट, ये तैयार करना जरूरी है। किसी को जबरदस्ती इस तरीके से वहां नहीं भेजा जा सकता। अब ये चाहे बायोमेट्रिक्स का बार बार ये नोटिफिकेशन निकलती हैं, ये सारे हमारे लोग, आप लोगों ने जंग लड़ी है पिछले 50 साल में जम्मू कश्मीर में, चाहे कश्मीरी पंडित हों या जो जम्मू के हमारे डोगरे हों, जंग लड़ी है हमारे लोगों ने, कुर्बानियां दी। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स, एक जंग लड़ रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश भी, यहां मैं आपकी हर बात के लिए आपका वकील बनके, एडवोकेट बनके मैं आपकी बात करता हूं, वहीं मैं आपसे एक गुजारिश भी करूंगा। देखो, ये चंद लोग हैं, सारे कश्मीर के लोग भी आपके खिलाफ नहीं है। आखिर आप उन्हीं के घरों में रहते हो ना, आपको गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन नहीं दी तो किसके घर में रहते हो? कश्मीर के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके घरों में रहते हो ना, आपकी देख रेख करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी सताए हुए, वो भी परेशान, हमें उनकी भी तकलीफ है। लेकिन मैं समझता हूं ये चंद अनासर जो इस किस्म से टारगेटिंग किलिंग का एक जिन्होंने धंधा बनाया हुआ है, ये दौर भी खत्म होगा। लेकिन आपने अपने दिल में ये जज्बात रखना है, आज नहीं तो कल हम कश्मीर जाएंगे। मातृभूमि है, हमारा कल्चर है, भाषा है, वहां के लोगों के साथ तालमेल है। एक दौर आएगा कि सारा माहौल ठीक हो जाएगा, ये परेशानियां, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, इन गोलियों का शोर एक दिन खत्म हो जाएगा। सब प्यार मोहब्बत से, इज्जत से रहेंगे, वो दौर आएगा। आप परेशान मत हो जाइए, सब मिलजुल के रहेंगे। मैं एक बार फिर गवर्नर साहब से मुलाकात करके ये तमाम आपके मसाइल, ये जो जेन्युइन कंसर्न्स आपने बताए हैं, ये हल होना ही चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं, आपके बारे में कंप्रीहेंसिव प्लान, पॉलिसी बनानी चाहिए और इमीडिएटली आपकी सैलरी रिलीज हो, ये बहुत लाजमी है। ये मैं गवर्नर साहब से
वापस बात करूंगा। कल डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने भी बात की है कि सैलरी फौरन रिलीज होनी चाहिए। ये हम गुजारिश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। हालात के मारे हैं, वरना लोग जम्मू कश्मीर से जाके अंडमान निकोबार तमिलनाडु में भी नौकरी करते हैं। एक जमाना था कि जब किसी की कश्मीर में नौकरी लगती थी, जम्मू से खुशी खुशी लोग जाते थे। इसलिए चूंकि हालात ठीक नहीं है और हालात बाई एंड लार्ज, जैसे एक जमाने में पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, बंद काल हड़ताल के कैलेंडर निकलते थे, वो सब खत्म हो गया ना। पत्थरबाजी खत्म हो गई ना, बंद जो बाजारों के बाजार बंद रहते थे खत्म हो गया ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं ना। बस ये जो टारगेटेड किलिंग का एक नया मॉड्यूल, एक साजिश षड्यंत्र दुश्मन ने और दहशतगर्दों ने बनाया है, उसके चलते कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त के लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए। मैं आपकी इन बातों से सहमत हूं और आपकी सारी बातें मैं गवर्नर साहब से करूंगा। रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रविंद्र रैना जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए शुक्रिया, चलो शुक्रिया।